हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, मैं क्लास 8 के एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लेके आ रही हूँ। और हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जहाँ मैंने आपको क्रॉप के बारे में कि क्रॉप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप, उनके एग्जांपल्स के बारे में बताए थे। अब हम बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को देख रहे थे, जहाँ हमने जितने बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था कि किस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, क्यों हम जब एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप को की सोइंग करते हैं तो उससे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जब हम एक क्रॉप की प्लांटेशन करते हैं, उनके कल्टीवेशन के बाद जो जो सॉइल हम किसे कहते हैं, अपर लेयर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की अपर लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। तो जब सॉइल में हम किसी क्रॉप को ग्रो कराना चाहते हैं तो उससे पहले सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करें। किसके लिए? क्रॉप के ग्रोइंग के लिए, अच्छे कल्टीवेशन के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें उसे क्या करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं कि सॉइल की प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है प्लगिंग। यानी कि हम खेत जो है उसकी गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने का मतलब है कि उसे हम सॉइल का जो अपर लेयर था, जो पहले फर्टाइल था, अब उसमें हमने एक क्रॉप का प्लांटेशन कर दिया है। फिर उसके कल्टीवेशन के बाद उस क्रॉप से बहुत सारे मिनरल्स जो हैं और न्यूट्रिएंट जो है उस प्लांट ने ले लिया है, जिसका हमने कल्टीवेशन कर दिया। तो अब वहाँ पे मिनरल जो है अ, वो उसकी कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो जब हम उसकी प्लगिंग करते हैं तो जो मिनरल का लेयर नीचे की तरफ था, अब वो वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसकी प्लगिंग करते हैं। इसे हम प्लगिंग करने के लिए तो अपर लेयर जो फिर अब सॉइल जो है वो वापस से क्या होता है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट उसमें आ जाती है। क्योंकि अब ये न्यूट्रिएंट पहुँचते कहाँ से हैं मिट्टी में, बार बार, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने थोड़ा बहुत वहाँ देखा था कि जब क्लास 7 में हमने पढ़ा होगा, जो प्लांट वापस मिट्टी कैसे फर्टाइल होती है, कैसे उसमें न्यूट्रिएंट कैसे इनरिचमेंट होता है। तो क्या होता है कि कहीं अलग से न्यूट्रिएंट हम उसमें नहीं डालते हैं। इन्वायरमेंट या यूँ नेचर की एक क्वालिटी होती है कि उसमें जो कुछ भी है, जैसे वाटर है। अब वाटर कहाँ से आता है? हम नए पानी तो बना नहीं सकते, हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कोई नया पानी बना लें। हम वाटर को यूज़ करते हैं, फिर वो इवोपोरेट होता है, वापस से फिर वो उसके कंडेंसेशन होता है और वो वापस से ज़मीन पे आ जाता है। तो इस तरीके से बार-बार ये साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही न्यूट्रिएंट के साथ भी होता है कि पहले वो यूज़ होता है, फिर होने के बाद जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, उस प्लांट की एक लीफ है जिसने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट को यूज़ किया और उसने अपने आप को ग्रो किया। पर एक सर्टेन एज के बाद वो लीफ जो है वो उसकी फॉलिंग होगी। सेंसेशन जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो लीफ फॉल करेगी और ज़मीन पे आने के बाद फिर वापस से वो डिग्रेड होगी, मिट्टी में जाएगी और उसमें जो न्यूट्रिएंट था वो वापस से मिट्टी में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट से वापस से सॉइल के अंदर पहुंचते रहते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे जब साइकिल पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात आती है कि हम प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल में सॉइल की प्लगिंग करते हैं। फर्स्टली हम सॉइल की प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग करने में एडवांटेज ये होता है कि प्लांट की जो रूट होती है वो फ्रीली और डीपर जो है सॉइल के अंदर पहुंचती है और वो आराम से ग्राउंड में जाती है और वहाँ से जो सॉइल जो जब लूज़ रहता है,
मिट्टी जो है वो अपर लेयर जो है वो लूज़ रहता है, तो ईज़िली एयर का एरेशन भी ईज़िली होता है और वाटर भी ईज़िली नीचे तक पहुँचता है, क्योंकि हम पानी ऊपर से डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पानी प्लांट जो है वो ऊपर से ही वाटर को ले लेते हैं। उनके रूट्स, क्योंकि वाटर जो है सबसे पहले कैपिलरीज वाटर का प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं, तो पानी ये सारी चीज़ें पहुँचने के लिए हमें प्लगिंग करना पड़ता है। तो पहला स्टेप हो गया कि हम प्लगिंग कर उसके बाद जब हम प्लगिंग कर लेते हैं, तो प्लगिंग के बाद हम सॉइल की लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने का मतलब है कि ऐसा हो जाता है कि कहीं की मिट्टी ऊंची है, कहीं का नीचे है, तो जब हम बाद में पानी डालते हैं, तो वो बराबर से इरिगेशन करने के टाइम हर जगह एक बराबर पानी नहीं पहुंचता है, कहीं पे वाटर ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्रॉप पे भी पड़ता है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, प्लगिंग के बाद लेबलिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें मेन्योर ऐड करते हैं। जो सॉइल है उसमें हम मेन्योर ऐड करते हैं, ताकि वो सॉइल में न्यूट्रिएंट पहुंच सके। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा यही था कि हम सोइंग करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, ताकि हमारे क्रॉप जो है वो अच्छे से हो सके। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये देख लेंगे कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं। टूल्स के बारे में बात अगर हम करते हैं, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहला प्लग होता है। इसे एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा था, इसलिए ताकि हम सॉइल को जो है सॉइल की गुड़ाई कर सकें। ठीक है। इसके अलावा ये एक लकड़ी का भी बना होता था, लकड़ी या आयरन, इनमें से किसी का, आप सबने देखा होगा इसे। अ, इसे इससे जुताई करते हैं। जुताई करने के लिए जो प्लग होता है, जिसे हम अ, आम भाषा में कहें तो हम इसे आम भाषा में बोले तो हल बोलते हैं, जिससे खेत की जुताई की जाती है। इसके बाद आता है हुई। हुई का भी यूज़ एक सिंपल टूल है, जिसे हम वीड्स वगैरह साफ़ करने के लिए जो खुरपी आती है, वीड्स वगैरह साफ़ करने के लिए, छोटे जो घास होते हैं इन्हें साफ़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टूल्स हैं। फिर कल्टीवेटर है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, ट्रैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें, नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए हैं, जिनका हम यूज़ करके अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सोइंग। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में। सोइंग के पहले हम क्या करते हैं, सीड का सिलेक्शन करते हैं। हम ये देखते हैं कि गुड क्वालिटी की सीड हो, जो अच्छी हो, हेल्दी हो, अच्छी वैरायटी हो, ये सेलेक्ट करता है फार्मर, जिससे हमें हाई यील्ड की क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले सीड के सिलेक्शन पे ध्यान देते हैं कि कौन सा सीड हमारा कैसा होना चाहिए, और वो किस इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ सीड जो है उनको ग्रोइंग के लिए अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सीड कैसा होगा। सीड जो है वो लाइटर नहीं होना चाहिए, डैमेज सीड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। हम उसमें मतलब अगर हम उसे पानी में डालते हैं सीड को, तो वो अगर पानी में ऊपर आ जाता है, मतलब कि वो हल्का है, उसमें से अच्छे से ग्रो नहीं करेगा वो प्लांट में। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से हैं सोइंग में, जो ज़रूरत पड़ती है जिनकी, फ़नल जो होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। इसमें हम फ़नल का यूज़ करते हैं। जब हम क्या करते हैं, फ़नल्स में डाल देते हैं सीड को, तो वो लाइन लाइन से क्रॉप जो होता है उसकी क्रॉपिंग कर सकता है, उसे अच्छे से उसकी सोइंग कर सकता है। लाइन लाइन से डाल सकते हैं, डाल के पाइप के ज़रिए। तो इस तरीके से भी हम सोइंग कर सकते हैं। फिर हम सीड ड्रिल आता है, सीड ड्रिल के ज़रिए भी हम बहुत अच्छे से, अब क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ होने लगा है एग्रीकल्चर में भी, तो सीड ड्रिल के हेल्प से भी हम क्या करते हैं, सोइंग कर सकते हैं। सॉरी, बहुत शोर हो। तो सीड ड्रिल में हम क्या करते हैं,
इसमें हम ये शो करता है, सीड ड्रिल जो होता है वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डेप्थ के अंदर क्या करता है, सीड को शो करता है। और ये इंश्योर करता है कि सीड जो है वो सॉइल से कवर हो जाए, आफ्टर सोइंग ये अच्छे से कवर हो जाए। तो ये इससे सीड जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, उसे किसी तरीके के बर्ड्स या दूसरे ऐसे जो एनिमल्स हैं वो हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इसमें टाइम और लेबर दोनों की बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी बचत होता है, जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसे हम मैनुअली नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी मतलब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। और नेक्स्ट है कि हमें सीड को की सोइंग करने में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे ही हमें सीड की सोइंग करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं, जैसे एक ही जगह हमने ढेर सारे सीड गिरा दिए तो इससे क्या होगा कि प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करने के बाद उनमें अगर वो उनकी सीडलिंग निकल भी जाती है तो उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, अच्छे से एरेशन नहीं होगा, तो इस वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही सीड की सोइंग करें प्रॉपरली। सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर जैसा कि मैंने आपको बताया उन्हें सॉइल से मिल सके, इसके लिए हम एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सीड्स को सो करते हैं। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा है कि जब हम पैडी क्रॉप को लगाते हैं तो उसके बीज ऐसे ही छींट दिए जाते हैं ज़मीन में, लेकिन बाद में उस कुछ टाइम के बाद जो है उनको उखाड़ के और दोबारा से उन्हें ज़मीन में लगाए जाते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे, ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली वो ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए सोइंग में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है एन, के और पी, जिसे हम नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीन अलग अलग तरीके के इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। इसके अलावा भी यूरिया जो है वो खेतों में डाला जाता है। तो हम एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स की बात कर रहे थे। मेन्योर क्या होता है? मेन्योर जो है ये ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होते हैं। मेन्योर जो है ये काऊ डंग या पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों से मेन्योर का फॉर्मेशन होता है। जब जैसे या प्लांट की लीफ या उनके बार्क जो हैं वो ज़मीन के अंदर ज़मीन पे पड़ते हैं, तो उन्हें हम मिट्टी में क्या करते हैं, दबा देते हैं। और एक कुछ टाइम के बाद जो है उनके वो जो हैं उनकी डिग्रेडिंग होती है, उसमें जो बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे उन्हें डिग्रेड करते हैं और डिग्रेड करके उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। और ये हमारे सॉइल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है। जबकि फर्टिलाइज़र जो है ये पूरी तरीके से केमिकल से बने होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और इनके अगर फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन क्योंकि हमें अच्छे क्रॉप का प्रोडक्शन करना है बहुत लार्ज स्केल पे, तो उसके लिए हमें मेन्योर और फर्टिलाइज़र्स दोनों मिलाने पड़ते हैं। क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट जितने भी मिनरल्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मिनरल कह रहे हैं, वो सब हमारे नेचर में प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट जो है उन्हें डायरेक्टली, जबकि जो जैसे कि नाइट्रो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो सबसे अबंडेंट फॉर्म में हमारे नेचर में है, लेकिन फिर भी प्लांट्स उनका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो जो है वो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो उनका फिक्सेशन कैसे होगा, और वो उनको हम फर्टिलाइज़र यूरिया के फॉर्म में जब हम प्लांट में डालते हैं, यूरिया के फॉर्म में जब हम प्लांट में या
में डालते हैं तो वो उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इस वजह से हमें फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है। ये क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट को क्रॉप प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं सॉइल के ज़रिए। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट के ग्रो के लिए इसेंशियली होते हैं। कुछ सर्टेन जो एरियाज़ होते हैं, फार्मर जो होते हैं वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का यूज़ करते हैं, अच्छे अमाउंट में करते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि हम एक ही फील्ड पे बार-बार लगातार क्रॉपिंग कर रहे हैं तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगती है, फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो ये फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए हमें बार-बार उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स मिलाने पड़ते हैं ताकि वो प्रॉपरली उसके उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट जो है वो कैपेसिटी बनी रहे। फार्मर जो होते हैं वे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, काऊ डंग या वेजिटेबल्स पील्स, इन्हें भी एक जगह इकट्ठा करते हैं और इनसे मेन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट आपने पढ़ा ही है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। तो इस तरीके से हम वर्मी कंपोस्टिंग को हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने लास्ट चैप्टर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सॉइल को प्रॉपरली, सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट ना हो तो फिर क्या हमारा प्लांट जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। हर एक न्यूट्रिएंट की अपनी एक अलग जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रॉपरली, जैसे आपने बहुत सारे डिजीज़ का नाम सुना होगा। एक मैं सिंपल सा एक डिजीज़ बताती हूँ, डाईबैक, ठीक है। जिसे हम खैरा रोग भी कहते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ होता है। आपने देखा होगा कि धान के पत्ते पे ब्राउन ब्राउन से स्पॉट पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जिंक की कमी से ये रोग होता है। इसी तरीके से बहुत तेज़ी से प्लांट के लीफ जो हैं वो गिरने लगते हैं। तो इस इन सारी चीज़ों को, इन कमियों को रोकने के लिए या अच्छी क्रॉपिंग होने के लिए, अच्छी फ्रूटिंग होने के लिए हमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर टाइम टाइम पे डालना पड़ता है। जैसा कि एनपीके लिखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्टिलाइज़र है जिसका यूज़ जो है वो प्लांट में किया जाता है। यूरिया का, अमोनिया का, सल्फेट, सुपर फास्फेट, इन सभी फर्टिलाइज़र्स के यूज़ जो हैं वो प्लांट में अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किए जाते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैव हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड और क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज़। बताया मैंने आपको कि अगर हम अच्छे जो ये फर्टिलाइज़र है वो हेल्प करते हैं हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन लाने के लिए। तो ये हेल्प करते हैं। अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइज़र्स का तो धीरे धीरे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने लगेगी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इन फर्टिलाइज़र्स के कुछ हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर का भी हम यूज़ करें, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इन फर्टिलाइज़र को ना यूज़ करना पड़े। दूसरा मेथड जो है कि हम रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमने किसी फील्ड में एक टाइम पे, अगर हम, जैसा कि आपने नॉर्थ इंडिया में बहुत ये बहुत कॉमन है क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे विंटर में आपको पता है कि वीट की खेती की जाती है या राई की खेती की जाती है, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। और वहीं जब रेनी सीज़न आता है तो पैडी, मेज़, ये सारी चीज़ें। ऐसा क्यों किया जाता है, जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं ना तो अलग अलग जो क्रॉप हैं उनकी उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो इससे क्या होता है कि एक क्रॉप जो है वो उसने जो न्यूट्रिएंट लिया है, अगला क्रॉप आके उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल भी कर देता है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट की रिप्लेनिशिंग है वो बरकरार रहती है सॉइल के अंदर। तो ये मेथड का हम यूज़ करके न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। उसी टाइप में एक प्लांट राइस प्लांट है। राइस प्लांट के फील्ड में एक
एल्गी पाया जाता है, ठीक है? जो क्रॉप को क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करता है। ऐसे ही जो आपके पल्सेस हैं, ठीक है? इन पल्सेस में भी लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्या करता है कि ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस तरीके से इन्हें लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिशिंग ही कर रहे हैं सॉइल के अंदर। तो हम बहुत सारे अभी मैंने बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट हैं, उनके नोड्यूल में पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, रिप्लेनिश करता है, यानी कि सॉइल में दोबारा से ले जाता है। डिफरेंसेस क्या हैं फर्टिलाइजर्स और मेन्योर के, क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम डिफरेंसेस को देखेंगे फर्टिलाइजर और मेन्योर में, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बने होते हैं। मेन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस से बने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि काउ डंग से या प्लांट या फ्रूट वेजिटेबल्स, इन रेजिड्यूज से बनते हैं। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मेन्योर को किसी भी फील्ड में हम अपने घर के आसपास भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो किसी तरीके के ह्यूमस सॉइल प्रोवाइड नहीं करते। ह्यूमस क्या होता है, जो मैन्योर सॉइल का अपर लेयर होता है, सबसे अपर फर्टाइल लेयर, वहाँ पे ह्यूमस अबंडेंट फॉर्म में मौजूद होता है। तो वो जो है वो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करते। मैन्योर जो है वो लॉट ऑफ ह्यूमन्स जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो उनमें प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत रिच अमाउंट में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, लेकिन प्लांट उसकी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, उसे वो सॉल्ट के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र का हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट जो हमारे प्लांट के लिए, हमारे क्रॉप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो प्लांट कहाँ से उन्हें उन्हें मिलेगा, तो वो इन्हीं फर्टिलाइज़र से उन्हें मिलता है। तो इस वजह से हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जबकि मेन्योर जो होते हैं वो लेस रिच होते हैं। किस मामले में, न्यूट्रिएंट के मामले में, प्लांट के न्यूट्रिएंट के मामले में लेस रिच मेन्योर होते हैं। तो इस वजह से हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। पर फर्टिलाइज़र हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सॉइल के लिए उतना अच्छा नहीं है, उतना बेनिफिट नहीं है उसका, नहीं है। इसलिए हमें कम यूज़ करना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक क्रॉपिंग की तरफ बढ़ें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें, ये ज़रूरी है। तो मेन्योर के क्या-क्या एडवांटेज है हम देखें। मेन्योर जो है वो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इससे सॉइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रखता है। तो हमें जो वाटर की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे ईज़िली एयर जो है या गैसेस का एक्सचेंज जो है वो बहुत ईज़िली हो पाता है सॉइल के अंदर। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। ये नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं हमारे ग्रोथ के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ऐसे ही पैडी फील्ड में एक एल्गी पाया जाता है, इज़ोला, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फ्रैंकिया, ऐसे बहुत सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो उनको उनके नंबर को इंक्रीज करने का काम मेन्योर करता है, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। तो ये एडवांटेज है मेन्योर के। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।